मनीष जी, राजनीतिक लोगों के पास चलूं और वो एक अजब किस्म की झाऊ झाऊ हो, उससे पहले मैं एक समझना ये चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हम कोई भी एक कसौटी ले लें जो किसी भी राज्य पर लागू होती, केवल उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी वही कसौटी लागू, जहां किस वाम दल की सरकार है वहां भी वही कसौटी, और जहां ममता जी की वहां भी वही कसौटी। एक्सपोर्ट 3 गुना हुआ, ठीक, तो उससे सबको लाभ होगा, उसमें तो अगला पिछड़ा कांग्रेस भाजपा हो नहीं सकता। बिल्कुल। एक्सप्रेसवे बने तो उसके चलते जो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है उससे सब लाभान्वित होंगे। बिल्कुल। और अगर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक, ये अलग अलग पार्टियों की सरकारों वाले राज्य हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की एब्सोल्यूट सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना है, गुजरात में भाजपा। ये भारत के औद्योगिक राष्ट्र राज्य माने जाते थे, विकसित। इनके ऊपर जाके उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाए आरबीआई की रिपोर्ट में निवेश के सिलसिले में, भाई मैं तो आधी शताब्दी बीत गई उत्तर प्रदेश में, कभी सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र से हमारा क्या मुकाबला भैया, गुजरात से क्या। यहां तो तमंचा कट्टा देखा और चल रहा है अपना, धुआंधार फायरिंग हो रही है, नहीं तो क्या इसकी बदलाव दिख रहा है जमीन पर? जी, निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, और उस बदलाव के कारण भी साफ नजर आते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कानून व्यवस्था में सुधार। देखिए, माननीय मुलायम सिंह के जमाने में जिस तरीके से अपहरण एक उद्योग बन गया था, उसके बाद से देश की, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कभी भी पटरी पे आई ही नहीं। जैसे हम लोग गुजरात जाते हैं तो वो कहते थे लड़कियां अगर रात को 9 बजे भी घूमने निकल जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी स्थिति हम उत्तर प्रदेश में सोच भी नहीं सकते थे, खासकर हमारे आगरा, फिरोजाबाद जैसे मिश्रित पूरे उत्तर प्रदेश में। इसमें आगरा, फिरोजाबाद नहीं, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक ये तो हमें तो शाम को बहनों के साथ निकलने में डर लगता था जब हम छोटे थे। लेकिन आज अगर स्थिति देखते हैं तो पहले की तुलना में आमूलचूल परिवर्तन आया है। सही मायनों में ये परिवर्तन आना चाहिए न्यायपालिका की वजह से, लेकिन आया कार्यपालिका की वजह से। यानी एग्जीक्यूटिव ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ डिसीजन लिए, अपराधियों के मन में एक डर पैदा हुआ। उस डर ने जब डर हटाया तो उद्योग बढ़ने लगे। लोगों को लगा कि मैं दिल्ली की जगह नोएडा में बिजनेस ले जाऊं, दिल्ली की जगह गाजियाबाद में बिजनेस ले जाऊं, वहां से व्यापार करूं, क्योंकि मेरे को वहां से ज्यादा कन्वीनियंट है। इससे क्या हुआ? इससे एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। पहले दिल्ली से होता था, वो नोएडा से होने लगा। तो इस तरीके से जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अर्निंग आएंगी तो काम बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात रही निवेश की। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री जी ने निवेश पे मेले लगाए और तरह तरह के लोगों को इनवाइट किया, फंड आना शुरू हुआ, और जब फंड आता है तो मोबिलाइज होता है। ठीक बात। और तीसरा और लास्ट टॉपिक है जिसको भी बोलना चाहूंगा, वो है सड़क। एक सड़क जिस तरीके से लगातार कई सारे कॉरिडोर की बात चल रही है, लगातार सड़क अपने आप में रोजगार देती है, लेकिन जब सड़क पर ट्रकों का पहिया घूमता है तो मोबिलाइज करता है इकोनॉमी को। ठीक बात। सैफ खान साहब, राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज होती है। 2 चीजें मुझे लगती हैं बड़ी प्रामाणिक होती हैं। एक तो जनादेश, क्या सरकार ने अच्छा काम नहीं किया हो तो गंगा में खड़ी हो जाए फिर भी उसको दोबारा जनादेश नहीं मिल सकता। दोबारा जनादेश मिले कि जिस सरकार को मानिए उसने बीते 5 साल अच्छा काम किया, जनता खुश थी, इसलिए दोबारा उसको चुना। बाकी कौन क्या कह रहा है फिर उसकी बात का वजन नहीं रह जाता। दूसरी बात होती है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश का 6 साल में निर्यात 3 गुना बढ़ा तो वो कांग्रेस को भी मानना है बढ़ा, भाजपा को भी मानना है, और सपा को भी, और बसपा को भी, और आरएलडी को भी। ऐसा तो नहीं कि आधा कोई झूठा ला देगा, नहीं। एक्सप्रेसवे बने हैं तो सबके लिए बने हैं। इस परिदृश्य में आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को आज की तारीख में, सैफ खान साहब? देखिए, सबसे पहले मैं जो आज फिर ये बातें सुन रहा हूं, अभी क्राइम की भी बातें हो रही थी, बहरहाल क्राइम के ऊपर, पूरी पिक्चर के ऊपर बात करिए ना। महिलाओं पे जो 24% बढ़ गया है, या SC ST की महिलाओं पे 27% बढ़ गया, वो बात नहीं होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है।
अभी क्राइम के ऊपर बात कर रहे थे, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है विधानसभा में बैठे हुए, मगर यहाँ पे पैनल पे कोई भी जो है वो बात नहीं करेगा, क्योंकि फेवरिज्म करने की राजनीति जो है वो हम देख रहे हैं, वो भी हम ठीक कर देंगे, 2024 में ठीक करेंगे, फिक्र मत करें, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। दूसरी चीज, आरबीआई की हैंडबुक जो है इंडियन स्टैट्स की जो रिलीज हुई थी, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी आंकड़े के ऊपर जरा गौर डालिए, जो कंपैरिजन करता है 2012 से 2017, यानी अखिलेश यादव जी के ड्यूरेशन का और योगी आदित्यनाथ जी के ड्यूरेशन का, कि उन्होंने किस किस फील्ड में या कौन कौन सी यूनिट में, कि हम जीडीपी ग्रोथ की और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, क्या 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो अभी ये बात कर रहे थे, क्या वो वैसी बात कर रहे थे जैसे निर्मला सीतारमैया ने जो है पार्लियामेंट में बोला था हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, जिसपे पी चिदम्बरम साहब जो है हमारे देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बताया था कि हर 4 या 5 साल में एक चीज होती है मैजिकल कंपाउंडिंग, जो कोई भी मनी लेंडर जो है बता देता है कि हर 4 से 5 साल में जो है आय जो है डबल हो जाता है, जिसका मौजूदा एग्जांपल 2003-2004 $6.18 बिलियन थी, जो है $1.22 बिलियन हर 4 साल में जो हमारे देश की जो इकोनॉमी बढ़ी, ऐसी ही हर 4-5 साल में हमारी देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती ही है, नेचुरल है, मगर कितने परसेंटेज वाइज जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ी या बाकी के राज्यों में, जिसकी आप बात कर रहे थे, राजस्थान आज ऊपर आके खड़ा हो गया, अगर आप हर जगह स्टेट की निकालेंगे तो स्टेट में हर जगह वो डबल ही हुई है, कहीं वो नहीं हुआ, और बहुत अच्छी बात है कि डबल हो। ठीक, अभी रुकिए सैफ खान साहब, मैं दीपक रंजन के पास चलता हूं, सारे मेहमानों को बहस में ले आऊं। जो सैफ खान साहब ने बात करने की कोशिश की उसमें एक विसंगति है, इतनी सरल नहीं चीजें, नेता है, नेता तो कुछ भी बोल सकते भाई, नेताओं को इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा आजादी हासिल है किसी पार्टी को। बिहार का मैं आंकड़ा देख रहा था, इतना सरल नहीं, गुलगुला थोड़ी ना है कि चाहे जो बना लेगा, चिदम्बरम कह गए, अरे चिदम्बरम कहने से क्या होता, मैं बिहार को देख रहा था, 50 साल से, दीपक रंजन 50 साल से पिछड़ों की सरकार है बिहार में, किनकी, रुक जा भैया भी नहीं आएंगे आपके पास, पिछड़ों की, ठीक, लीडरशिप पिछड़ों के हाथ में 50 साल से। वहां के प्रति व्यक्ति की सालाना आय मालूम क्या है, 50,000 रुपया 2023 में, पता है? वहां हर 4 साल में डबल क्यों नहीं होगा, जो चिदम्बरम की जेब में फार्मूला था? तब तो वहां 5 लाख हो जाना चाहिए था, नहीं 50,000 का मतलब समझ रहे, 12 चौक 48, लगभग 4,500 रुपया महीना। वहां झंडा क्यों नहीं गाड़ लिए? ये जो है ना, सच को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति राजनीति में, ये चुनावी तौर पर भी घातक होती है, वो रिजल्ट में दिख ही रहा है, और जनता का मूड भी खराब करती है। दीपक रंजन, मेरा फिर वही मूल प्रश्न, देश में महाराष्ट्र से ज्यादा निवेश आरबीआई कहती है उत्तर प्रदेश ने आकर्षित किया, गुजरात से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश ने आकर्षित किया, कर्नाटक से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश ने आकर्षित किया। हम जिस प्रदेश में पैदा हुए उस प्रदेश में कभी हमने ये नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र से ज्यादा निवेश हमारे यहां आएगा। बोले हमसे निवेश का क्या मतलब भैया? गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक नहीं देख रहे थे हम उत्तर प्रदेश? ऐसा तो नहीं कि हम लंदन से आए हैं इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। दीपक रंजन, तो इस परिवर्तन को हम स्वीकार क्यों नहीं करते? देखिए अमिताभ भाई, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर से सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही, सुनने में सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में और G20 में मिला करके, लेकिन आज जब आप जमीनी हकीकत देखेंगे, जो छोटे छोटे भी उद्योगपति थे या छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स थे, कोई मॉल बना रहा है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उन लोगों को भी कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, आपने पूरी लिस्ट देखी होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन आज जमीनी हकीकत जब आप जानने जाएंगे, लखनऊ में हमारे भी बहुत जैसे मिलने वाले लोग हैं जो इन्वेस्टर समिट में गए और उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया वहां पे, और उनका जैसे कोई मॉल बना रहा है 100 200 500 1000 करोड़ का मॉल बना रहा है, उसको भी उसमें डाल दिया गया। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है जहां पे वो मॉल बन रहा है, आए दिन एलडीए के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, और सामने का जो हाल है वो वहां पे नाला तक का साफ नहीं, तो इन्वेस्टर्स को सहूलियत क्या दी जा रही है?
इन्वेस्टर को सहूलियत क्या दी गई। और रहा सवाल, देखिए अभी हमारे मनीष भाई ने कहा कि पुलिसिंग को लेकर के कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के अमिताभ भाई जब 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो पुलिसिंग को चुस्त और दुरुस्त करने का काम अगर किसी ने किया था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, चाहे डायल 100 के माध्यम से, चाहे पीसीआर गाड़ियों के माध्यम से। और रहा सवाल, देखिए रहा सवाल एक्सप्रेस वे का, तो एक्सप्रेस वे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे और सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे लखनऊ से आगरा बनाने का काम किया। 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे जिसपे आप प्रश्न उठा सकते। और उसके बाद जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था अमिताभ जी, उसका डीपीआर भी समाजवादी सरकार में हुआ था, ये सही है। उसका मुआवजा, उसका कंपनसेशन भी अखिलेश जी की सरकार में दिया गया था और उसका टेंडर भी इनफैक्ट हो चुका था। लेकिन दोबारा से उसको रीटेंडर करते हुए, क्योंकि सरकार जब आई, जब ये सरकार, इनको ये लगा कि ऐसा ना हो कि इसका भी श्रेय अखिलेश यादव जी की सरकार को चला जाए, दोबारा से उन्होंने उसको रीटेंडर कराने का काम किया। एक बात और अमिताभ भाई, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि जो गोरखपुर में लिंक रोड बन रही है, 90 किलोमीटर की लिंक रोड की कॉस्ट क्या रही है? 6,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए का उसका टेंडर हो रहा है। आप बताइए, 90 किलोमीटर की रोड आप 6,000 करोड़ में बना रहे और आप इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। ठीक, दीपक जी अभी रुकना होगा, मैं अर्कवंशी जी के पास चलूं फिर बीजेपी के पास आऊंगा। मेरी बात शायद उसको ग्रहण करने में कुछ कंफ्यूजन रहा मित्रों को। मैंने ये नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट समिति का जो टेंट तंबू वाला कार्यक्रम हुआ था उससे क्या हुआ, ना आप समझे नहीं बात। मैंने तो मेरे भाई इतनी बात कही जो कट नहीं सकती, ना भाजपा काट सकती, ना कांग्रेस, ना चिदंबरम, ना अखिलेश जी। क्या बैंक, फिर सुनिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा उत्तर प्रदेश में आया, घोषणा करने का नहीं, जो डिस्पर्स हुआ पैसा, उसकी बात मैं कह रहा हूं देश में। इसमें हम और आप कैसे कर सकते भैया? जो डिस्पर्समेंट है उसकी बात कह रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा बात सही से समझेंगे हम लोग तो ठीक से बहस होगी, अन्यथा तो वो राजनीतिक बहस हो जाएगी कि भाई ठीक है रिलीज जारी कर दी टाइप का। सुनील अर्कवंशी, पहले एक धारणा बनाई गई कि भाई योगी जी तो बुलडोजर चला रहे हैं, क्या? उसके विरोध में लोग खड़े हो गए, बोले जी बुलडोजर बड़ा खराब है। अब उस लोगों ने कहा ये तो संविधान और कानून की आत्मा की हत्या हुई जा रही है। क्या अतीक का लड़का मारा गया मुठभेड़ में, पुलिस के जो उमेश पाल को मार के भाग रहा था, तो लोगों ने कहा कानून की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। क्या अतीक के लड़के कोई संविधान बता दिया? वो धीरे धीरे उसका असर उत्तर प्रदेश को ये दिखा, कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का, कि विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा। ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के तो है नहीं, ये आंकड़े कर्नाटक पर भी लागू है, बंगाल पे भी लागू है, नीतीश बाबू के बिहार पर भी लागू है, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश पर भी लागू है। सुन लीजिए। देखिए, ये आंकड़े की बात जो अभी कही जा रही कि ये आंकड़े हवाई आंकड़े हैं, अभी जैसे कांग्रेस और हमारे समाजवादी प्रवक्ता भाई बता रहे थे, ये नहीं बताया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों लोगों की केंद्र में सरकार, क्या उस समय जो आंकड़े आते थे उन आंकड़ों का खेल किया जाता था क्या? आज ये सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य कायम हुआ है। आज मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से मैं आता हूं, पूरे प्रदेश की मैं बताऊंगा बात, मगर उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद का नाम लेते हुए लोग दूसरे जिलों में जब जाते थे, दूसरे प्रदेशों में जाते थे और कह देते थे, तो वहां का कमरा उनको किराए पे नहीं मिलता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर हरदोई जनपद में ही कम से कम सैकड़ों फैक्ट्रियां ऐसी आ चुकी है जो संडीला जनपद, आज संडीला एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्रियां पहले खत्म हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में। हरदोई में एक शुगर मिल हुआ करती थी, कताई मिल हुआ करती थी, मगर इनकी सरकारों में बंद कराने का काम किया गया। बसपा ने शुगर मिल बंद कराने का काम किया, कांग्रेस के शासन में जो है कताई मिल बंद होने का काम किया। तो कहीं नहीं फैक्ट्री, एक भी फैक्ट्री चलने का काम नहीं हुआ करता था। आज पेप्सी, बबले स्काट जो विश्व की बड़ी फैक्ट्री है गन बनाने में, वो तक आज संडीला में लग गई। तो जब कानून का राज्य कायम हुआ तब जाके यहाँ फैक्ट्री आई। आज आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इनको आंकड़ों पर भी विश्वास नहीं है
क्योंकि इन लोगों ने काम किया। एक इन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज खराब है। इन्होंने कहा कि एक सफाई एक्सप्रेसवे जाता था जो लखनऊ से आगरा बनाने का। अरे भैया कहां तक आप ले गए थे उसको, ये बताइए ना। उस पे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी निकलने के लिए थे, तो इस पे इसलिए उन्होंने आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक हवाई पट्टी बनाने का जब काम आया तब भी आपने सफाई में बनाने का काम किया। मगर आज देखिए कितने एयरपोर्ट बन गए। आप जिस जनपद में कनेक्ट करना चाहे आप उस जनपद से एयरपोर्ट से जाकर आप विदेश में जाने का काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब एयरपोर्ट बने, रोडें बनी, तो कानून का राज कायम हुआ, तो फैक्ट्रियां भी आने लगी और उद्योग बढ़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आज जब कानून का राज कायम हुआ तब ये सब काम हुआ। जी ठीक।